Suparna ma'am, you can unmute and do the introduction, please. Good afternoon, everyone. I am Suparna Chaudhary, SASEP Coordinator of pCoE Medical College, Kolkata. We welcome you all to join us on our regional distance learning seminar series organized by pCoE Kolkata in collaboration with iTech India. Today's topic is elimination of vertical transmission of HIV and syphilis, and our speaker is Professor Kalpana Datta ma'am. Dr. Datta is the Program Director of pCoE, Professor and HOT, Department of Pediatrics, Medical College, Kolkata. So, without any further delay, let us hear from our speaker. Welcome, madam, to our session. Thank you, Suparna. Am I audible? Hello? Yes, yes Okay. ma'am. Okay. Thank you, Suparna, for your kind words. And good afternoon, everyone. Today's topic is elimination of vertical transmission of HIV and syphilis. And I was told today to speak in Hindi. So I'll do the mix Hindi and English. And if any queries in Bengali also, I can say in Bengali. So today's topic, what are the things I'll be discussing? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट है कि एलिमिनेशन जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन मींस मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है HIV एंड सिफिलिस का, उसका प्रिवेंशन के लिए या ट्रांसमिशन हो गया तो उसके इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या औजार है, क्या क्या वेज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, दैट इज चतुर्मुखी हमारा जो रणनीति है, जो नीति है हमारे पास चतुर्मुखी नीति है। वो क्या क्या स्टेप्स है, मतलब 4 स्टेप्स है जहां हम लोग इंटरवेन कर सकते हैं सो दैट हम लोग जो माँ से बच्चों का ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड है कि मैनेजमेंट, यदि होगी प्रेग्नेंट लेडी जो आई हुए विथ मैनेजमेंट क्या करना है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो HIV पॉजिटिव है या सिफिलिस है जिनका, उनको हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं सो दैट कि माँ से बच्चे का ट्रांसमिशन कम हो। एंड इफ एट ऑल मदर डिलीवर्ड तो बच्चे को हम लोग कैसे रोक सकते हैं कि HIV ना हो या सिफिलिस ना हो। उसके लिए जो रोकने के लिए जो दवा देते हैं हम लोग उसको प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो ARV prophylaxis, and if it is at all after all those things कि प्रेगनेंसी में केयर लिए, डिलीवरी में केयर लिए, प्रोफाइलैक्सिस भी दे दिए बच्चों का, फिर भी बच्चे के पॉजिटिव हो गया तो हम लोग माँ एंड बच्चों का कैसे केयर करेंगे और क्या मैनेजमेंट करेंगे, इस वो हम लोग इस आज का सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड आई वुड लव टू हेयर दी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। जैसे ये तो काफी बार हो चुका है ये RDLS NDLS ये टॉपिक पे, तो मैं इंटरेक्टिव सेशन लेना पसंद करूंगी। तो आप लोग जो आप लोग इसमें लॉग इन किए हुए, प्लीज व्हेन आई आस्क क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग प्लीज उसको चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। सो वो हमारे लिए ठीक होगा कि कितना आपने ये जो मेरा सेशन है उसमें आपको कितने आपको समझ आया या आपको कितना हमने मेरे तरफ से कितना आई वाज सक्सेसफुल टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो वो पता चलेगा। इसलिए मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा प्लीज राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। तो वो जो मैंने बताया 4 प्रोंग स्ट्रेटेजी है, हमारा जो रणनीति है HIV ट्रांसमिशन ना होने के बच्चे में, तो उसको 4 स्टेज में हम लोग बांटे गए हैं। प्रोंग 1, प्रोंग 2, प्रोंग 3 एंड प्रोंग 4। एंड प्रोंग 1 जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स वो बीमारी हो ही ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। एक वुमेन लोग जो है चाइल्ड बियरिंग एज में, उन लोगों को HIV के बारे में ज्ञान देना, कैसे अपने आप को सुरक्षित रहना, क्या क्या उपाय से अपने आप को सुरक्षित रहना। एंड कहाँ दे सकते हैं ये हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक में दे सकते हैं, या OPD गायनी OPD में दे सकते हैं, ऑब्स OPD में दे सकते हैं, जनरल OPD में दे सकते हैं। हम लोग कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके, या कुछ सोसाइटी में हम लोग कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे जो नेता वो कोई सम्मानीय व्यक्ति हैं जिस एरिया में, उनको लेके कोई प्रोग्राम किए जिसमें हम लोग हर औरतों को सब आदमियों को बुलाएं और उधर हम लोग HIV के बारे में कुछ हम लोग बोले कि इस तरह से वो फैलता है, इस तरह से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NACO की तरफ से ये सुविधा है उपलब्ध है।
आप ये सुविधा ले सकते हैं। ये सब आम जनता को अवेयर करवाना, दैट इज द प्रॉन्ग वन, सो दैट कि उसका इन्फेक्शन वो उसको हो ही ना। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी अमंग द वुमेन विद लिविंग विद HIV। तो सेकेंड स्टेज है, अब तो वो फर्स्ट स्टेज हमने क्रॉस कर चुका। तो कोई लेडी जो उनको HIV हो चुका है, HIV पॉजिटिव है, HIV रिएक्टिव है, तो हमको देखना है वो HIV एटलीस्ट वो दवा खाए जाते वो HIV एड्स में न कन्वर्ट हो। जैसे हमने पहले भी बताया कि HIV एंड एड्स दोनों सिनोनिमस टर्म नहीं है। HIV हम लोग जब वो इन्फेक्शन हुआ, इफ हम लोग उसको छोड़ देते, कोई भी इलाज नहीं करेंगे, तो अंत में वो एड्स होके एक्सपायर करती है। तो हम लोग का यही मोटो रहेगा कि वो HIV से एड्स में न जाए, तो उसके लिए दवा ठीक से खाना है एंड उसको काउंसलिंग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द काउंसलर्स। आप लोग जो काउंसलर्स लोग हैं वो लोग को ये रोल काफी लीडिंग रोल लेना होगा, प्रोएक्टिव होना होगा आप लोगों को कि प्रेग्नेंट HIV वुमेन को काउंसलिंग करना है कि प्लान प्रेगनेंसी लेना है। कभी ऐसा ना हो कि अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाए। सो प्लान प्रेगनेंसी होने से क्या है, आप प्रेग्नेंट मदर को देख सकते हैं कि लेडी को देख सकते हैं वो वायरल लोड सेपरेशन है कि नहीं, कोई अदर STI है कि नहीं, कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि नहीं, इवन उनका पार्टनर का क्या स्टेटस है, पार्टनर पॉजिटिव है तो उनका क्या स्टेटस है, वायरल लोड क्या है, CD4 क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है। उसके बाद वो लोग उसको सप्रेस कर उसके बाद प्लान करें। सो ये प्लान प्रेगनेंसी होने से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बच्चों में कम हो सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी अमंग द वुमेन, ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। और ये स्ट्रेटेजी में हमको सबको बहुत ही प्रेशर देना है एंड इसमें काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स का भी रोल है। जब भी पेशेंट आए, कोई लेडी पेशेंट, ये एम्फसाइज करना है कि आप प्लान करके प्रेगनेंसी लीजिएगा, कभी भी अनप्लान प्रेगनेंसी नहीं लेना है। इसके बाद होता है स्ट्रेटेजी 3, जिसमें क्या है ना, जो HIV है पॉजिटिव भी हो गया एंड प्रेग्नेंट भी हो गया, तो उसको क्या करना है। जैसे हमने बताया हर प्रेग्नेंट लेडी को एटलीस्ट एक बार, जितने प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें एटलीस्ट एक बार ARC में एंटीनेटल क्लिनिक में उसको रजिस्टर करना है। ANC में रजिस्टर होने से उन लोगों का HIV टेस्टिंग भी होगा, सिफिलिस का भी टेस्टिंग हो जाएगा, FDRL रूटीन टेस्ट होता है। तो हमारा देखा गया है कि औसत ऑल ओवर इंडिया इट इज नियर अबाउट 75 to 80। तो हमारा 100% मोटा है कि 100% प्रेग्नेंट लेडीज शुड बी रजिस्टर्ड एंटीनेटल क्लिनिक में, तो उधर पकड़ा जाएगा। तो प्रेगनेंसी यानी HIV है, जिसको अब प्रेगनेंसी जैसे ही आएगा हम लोग देखेंगे उसका सिफिलिस है कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में रूटीन टेस्ट होता है। तो इफ देयर इज ए प्रेगनेंसी विद HIV विद सिफिलिस, तो उसको फिर हम लोग कैसे इलाज करेंगे एंड उस जो बच्चे पैदा होंगे उस माँ से, वो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे उस लोग को सिफिलिस HIV ना हो। कोशिश करना है, क्योंकि 100% यस एंड नो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करना क्या क्या करना है, स्टेप्स क्या क्या है, सो दैट की ट्रांसमिशन रेट घटे। ये हम लोग का स्टेज 3 है। स्टेज 4 क्या है ना, मम्मी पॉजिटिव, मम्मी प्रेग्नेंट, मम्मी डिलीवर्ड बेबी इज ऑल्सो आइदर एक्सपोज्ड और बेबी इज ऑल्सो इन्फेक्टेड। बच्चे का एक्सपोजर है, स्टेटस पता नहीं है, और बच्चे का डायग्नोसिस हुआ है और बच्चा पॉजिटिव है। तो उन लोगों को किस तरह केयर देना चाहिए, सो दैट कि उन लोगों का लाइफ मॉर्बिडिटी या कोई ऑपरेशन इन्फेक्शन अदर कोई इन्फेक्शन ना हो और एक स्वस्थ जीवन लीड कर सके। तो ये हमारा 4 स्ट्रैटेजी है HIV का। एंड इन सिफिलिस के क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड जो प्रॉन्ग 1 प्रॉन्ग 2 वो मेरा कंबाइंड हम लोग देते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन सिफिलिस ये हमारा एक साथ HIV के साथ ही दिया जाता है एंड अलग से STI क्लिनिक्स भी है। जैसे हमारे एडोलेसेंट क्लिनिक है, एडोलेसेंट क्लिनिक में एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आते हैं, तो जो उन लोगों को हम लोग टीचिंग भी होती है, वर्कशॉप भी होता है, सेमिनार वेबिनार में उन लोग को बुलाया जाता है, पीयर लीडर्स तैयार किया जाता है, जिसमें वो अपने कलीग्स को बोल सके दिस इज द वे टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड ऑल। तो सिफिलिस का भी वो स्ट्रेटेजी एक फॉलो होता है। एंड ऑफ कोर्स सिफिलिस यदि पॉजिटिव हो तो कैसे ट्रीट करना है, स्क्रीन बच्चों को कैसे, प्रेग्नेंट न्यूबॉर्न को कैसे स्क्रीन करना है एंड कैसे प्रोफाइलैक्सिस देना है, एंड इफ द पॉजिटिव कंजेनिटल सिफिलिस प्रेजेंट बच्चा हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे मैंने बताया, एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज, एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस हमारे जो टर्शियरी केयर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस एंड बिग हॉस्पिटल्स में एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होता है।
एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स है उधर स्पेशली इन वेस्ट बंगाल हम लोग अन्वेषा क्लिनिक बोलते हैं। पता नहीं दूसरे स्टेट में कोई और नाम से लिया जाता है कि नहीं। एडोलसेंट क्लिनिक रनिंग इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। उधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो या मेडिकल कॉलेज में जहाँ काउंसलर्स एडोलसेंट क्लिनिक है उधर डॉक्टर्स रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, एंड शी इज टू काउंसिल अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो इधर प्रिवेंशन अमंग द हाई रिस्क ग्रुप वो भी हम लोग को देखना है। द हाई रिस्क बिहेवियर है कि नहीं, ड्रग ड्रग एडिक्ट है कि नहीं, अदर एसटीआई है कि नहीं, कहाँ व्हाट इज द प्रोफेशन एंड ऑल। तो वो हाई रिस्क ग्रुप या रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ रहा है। जैसे हमारे बच्चों में स्पेशली हीमोफीलिया पेशेंट है, थैलेसीमिया पेशेंट है, दे गेट ब्लड एंड ब्लड डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स, तो उससे भी हो सकता है। तो उन लोगों को हाई रिस्क ग्रुप लोगों को हम लोग को कैसे प्रिवेंट करना है। एट रिस्क वुमेन जो है उन लोगों को कैसे प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन मतलब सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स का भी ऐसा है कि वन ऑफ द स्पाउस पार्टनर इज पॉजिटिव, अदर पार्टनर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव को कैसे नेगेटिव रखना है एंड पॉजिटिव को कैसे वायरली सप्रेस रखना है, ये दिस इज ऑल प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड फॉर दैट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट डिफरेंट थिंग। कम्युनिकेशंस द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द any disease surveillance, any disease prevention, communication is बहुत most important। तो in the center communication कौन करेंगे, either in the clinics and all like prevention, primary prevention में तो HIV के बारे में बताना, communicate करना, so you can have education materials in your OPDs, clinics and all, and you can काउंसलर्स देयर, काउंसलर उन लोगों को बताएंगे क्या क्या वे ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, कैसे कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। देन कम्युनिटी में हम लोग अवेयरनेस जनरेशन के लिए आम जनता में हम लोग कोई प्रोग्राम्स कर सकते हैं। कोई जैसे 1 दिसंबर वर्ल्ड हेल्थ से बहुत जगह में ऐसा हुआ है कि वहाँ पब्लिक सब आए हुए थे एंड हॉस्पिटल में ही हुआ, लेकिन अदर पब्लिक जो अदर पेशेंट जो आए थे दूसरे बीमारी के लिए वो लोग सब एकत्रित होके उधर वो प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। तो उन लोगों को नॉलेज गेन हुआ, HIV क्या है, किस तरह से फैलता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स। एंड कहाँ से हम लोग इफ वी वांट टू गेट थिंग्स, वो बीमारी ना हो इसके लिए हमें कुछ लेना है ये या नॉलेज गेन करना है या HIV के बारे में जानना है, कहाँ से वो उनको मिलेगा, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको डायरेक्ट करना। सो एक्सेस, व्हाट आर द एक्सेस टू प्रिवेंटिव सर्विसेज। सपोज कोई बैरियर मेथड यूज करना चाहते हैं तो कंडोम्स कहाँ से मिलेगा, बिकॉज समटाइम्स दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि दुकान से कंडोम खरीदे, तो हम कहाँ हेल्थ सेंटर से, कौन सा सेंटर से हमको कंडोम्स मिलेगा, OC पिल्स मिलेंगे। तो और क्या क्या उपाय है हमको जानने का। हम अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं कि हमें हमारे कुछ STI के लिए, क्योंकि कभी कोई सिम्टम्स है जिससे डाउट होता है, तो वो हमको कहाँ ये सर्विस मिलेगी, ये सब हमला बताना, ये सब होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। Then family planning and preconception care for the HIV positive women. The counseling about the family planning at all health facilities. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्षेत्र में, नॉट ओनली इन द HIV और सिफिलिस। हमारा फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग करना ही है। ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स को जब भी कांटेक्ट में किसी क्या है, काउंसलिंग अबाउट द फैमिली प्लानिंग, क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या उपाय है हमारे फैमिली प्लानिंग करने का, कौन सा उपाय किसके लिए सुटेबल है। ऐसा हो सकता है कि आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, तो हम उस जगह भेजेंगे जहां उनको वो ज्ञान मिलेगा। तो मुझे सपोज मुझे को पता नहीं है कि ये लेडी आई हुई है, इसको हमको OC पिल देना है ना, कौन सा मेथड कपट्टी देना है या कौन सा मेथड देना है फैमिली प्लानिंग के लिए, तो मैंने इसको भेज दूंगी गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक OPD में, द एक्सपर्ट्स विल गिव। तो मेरे को ये चैनलाइज करना है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ वो सुविधा मिलेगी। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एट फैसिलिटी प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो अभी मैंने जो बताया, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कंडोम्स एंड अदर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, वो सर्विसेज कहाँ अवेलेबल, बिकॉज आम जनता को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं कहाँ जाऊंगा कि मेडिसिन के लिए, तो मेरे को बुखार है मेडिसिन आपको OPD में जा, डिलीवरी है तो गायनिक, ये सब कारण में हम कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी हो मेल और फीमेल। तो हमको डायरेक्ट करने के आपको इधर जाने से ये सुविधा प्राप्त होती है। और वी हैव अ एजुकेशन मटेरियल्स, IEC मटेरियल्स, जो कि हर जगह हम लोग दे सकते हैं, होर्डिंग दे सकते हैं कि ये सुविधा इधर मिलती है, आप उधर जाके वो सुविधा उपलब्ध करें। देन
Screening for management, screening and management HIV and syphilis among pregnant and breastfeeding women, spouse and partners and families. तो हम लोग को HIV पॉजिटिव मदर्स का स्क्रीनिंग, HIV एंड स्टेज स्क्रीनिंग सर्विस इन ऑल एएनसी फैसिलिटीज। तो जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट एक बार एएनसी में रजिस्टर होना, ये हमारा दायित्व है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी जहाँ है, जिस स्टेज के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, एवरीवन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो वो एएनसी सेंटर में जाए, एंटीनेटल चेकअप करवाए, एटलीस्ट वंस रजिस्टर करवाए। तो वंस रजिस्टर करने से उधर बीडीआरएल टेस्ट एंड आईसीटीसी टेस्ट, ब्लड शुगर एंड ऑल दो हेमोग्लोबिन ऑल ग्रुप इन टाइमिंग जो भी करना है सब टेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन अभी भी देखा गया है कि बहुत सारे मम्मीज है ना, वो लोग जाते नहीं है क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं, उनकी सास बोलती हैं, या घर में जो बुजुर्ग है वो लोग, अरे ये तो ऐसा नॉर्मल है, हमारा तो इतना सारा बच्चा हो गया, कभी गया नहीं, तुम क्यों जाओगी, तुम लोग बड़े हो, फैशन वाले हो, ऐसे बोलते हैं। तो फिर हिंड्रेंस होता है जाने में। तो लेकिन उन लोगों को समझाना है, प्रेगनेंसी मस्ट गेट अटेंशन। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो एएनसी में जाना है, जरूरी है। इवन ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर भी जाना है क्योंकि हमको कुछ नॉलेज गेन करना है, कुछ टेस्ट करना है। बच्चा जो आए वो सुस्त आए, तंदुरुस्त आए, कोई इन्फेक्शन फ्री आए, तो इसके लिए हमको एएनसी जरूर जाना है। तो ये काउंसलिंग बहुत करना है। रेफरल ऑफ रिएक्टिव केसेस टू द कंफर्मेटरी एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। अब एएनसी में ऐसे भी मैंने देखा है कि एएनसी में चेकअप हुआ है, दिल्ली में चेकअप हुआ, पॉजिटिव हुआ, भाग के कोलकाता आ गया। एंड मेरे यहाँ जब आया एट द टाइम ऑफ 4 months और 5 months आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि उधर बताया कि तुमको पॉजिटिव है तो भाग गई, इधर छुपा के एकदम लास्ट 6-7 months में आई, एंड दे कन्फेस कि मेरा तो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव था। तो ये हम लोग को काउंसलिंग के माध्यम से उन लोगों को ये समझाना है कि व्हाट टू डू। ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप को वो हानि क्षति पहुंचा रहे हैं। सो ये हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई केस यदि कंफर्म पॉजिटिव हो वो ठीक ठीक जगह में जाके ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में पहुंचे। तो ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, वो गया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं, ये कंफर्म करना काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस पेशेंट को जहां भेज रहे हैं वो गया कि नहीं। हम लोग आपस में ऐसे नॉन एचआईवी में भी करते हैं, एक पेशेंट ईएनटी में भेजे, ईएनटी फोन किया आपके पास वो पेशेंट गया है क्या, मैंने इस काम के लिए भेजा। तो इस तरह इसमें तो एकदम 100% हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है के ऊपर, जिस पेशेंट को हम भेज रहे हैं कंफर्मेशन के बाद तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में वो जाएगी। देन आफ्टर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में आएगा ये द वायरल लोड टेस्टिंग, जो हमारे गाइडलाइंस है वो हम लोग फॉलो करेंगे, एंड जैसे जैसे मॉनिटरिंग का प्रोटोकॉल्स है हम लोग फॉलो करेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी सिफिलिस, एचआईवी एंड सिफिलिस एक्सपोज्ड इन्फेंट चिल्ड्रन। तो ये अब तक तो मैंने माँ के बारे में बताया। अब माँ जब डिलीवर करती है बच्चे को, वो बच्चे का क्या क्या प्रोफाइलिक्स करना है, क्या क्या केयर लेना है ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, एंड क्या फीडिंग देना है, ब्रेस्ट फीडिंग देने से क्या क्या हम सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना चाहते हैं तो रिटन कंसेंट है कि नहीं, काउंसलिंग के बाद रिफ्यूज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब हमको उनको बताना है। एंड प्रोफाइलेक्सिस देना है, एक कोई ट्रीटमेंट देना है, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट वो देना है। एंड पॉजिटिव हो चुका है हम लोग को पता है कि हम लोग को स्क्रीनिंग कैसे कैसे करते हैं। एचआईवी पॉजिटिव का, एचआईवी एक्सपोज का 6 weeks में हम लोग टेस्ट करते हैं। सिफिलिस का तो हम लोग आफ्टर बर्थ भी करते हैं सिफिलिस, एंड बिफोर बर्थ करके माँ यदि पॉजिटिव है, माँ को नहीं ट्रीटमेंट मिला या माँ को ट्रीटमेंट मिला कि नहीं है सिफिलिस का, वो हम लोग देखते हैं। वो हमारा स्ट्रेटेजी है, उस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 स्टेप्स जो है हमारे प्रिवेंशन का, ईच एंड एवरी स्टेप का अपना अपना महत्व है और हम लोग का अपना अपना वे तरीका है, जिससे हम लोग वो फर्दर डिटोरेशन ना हो गए एंड सब मिलके एलिमिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ सकते। नेक्स्ट, सो इंक्लूड्स अ मिक्स कमोडिटी सर्विसेज। प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे बताया ये क्या क्या है, लाइक एचआईवी टेस्टिंग, स्क्रीनिंग एंड नॉन कमोडिटी सर्विस लाइक काउंसलिंग एंड रिस्क रिडक्शन, रेफरल सर्विसेज फॉर वुमेन हु आर एट रिस्क फॉर एचआईवी सिफिलिस। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोग को क्या क्या करना है ना, एचआईवी टेस्टिंग, we know the 1990 there was a poem that test and treat and everyone should know their status. तो जैसे हमने बताया एचआईवी, everyone should know their एचआईवी status. Similarly स्टेज स्क्रीनिंग करना है, किसको करना है, क्या सिम्टम्स रहेगा तो हम लोग सोचेंगे इसको स्क्रीन करना है, कहाँ भेजना है। इवन स्टेज स्क्रीन का भी बहुत प्रॉब्लम है, किसी को एचआईवी में टेस्टिंग तो ठीक है ब्लड लेके करेगा, स्टेज स्क्रीनिंग कहाँ जाना है, कौन सा क्लिनिक है,
सुरक्षक लिंक है, ना स्किन में जाना है, ना गायनी में जाना है, ना सर्जरी में जाना है, देयर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो हम लोग को ये चैनलाइज करना है कि किसको कहाँ जाना है, एंड काउंसलिंग करके ये कैसे क्या फैलता है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, सिम्टम होने से कहाँ जाके चेक करना है, क्या टेस्ट करवाना है, टेस्ट करने के बाद क्या ट्रीटमेंट लेना है, कितना दिन ट्रीटमेंट लेना है, इससे क्या फ्यूचर रिस्क हो सकता है, ये सब हम लोग को बताना है। So the first and foremost is the customized materials. तो जैसे मैंने बताया टेबलेट, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, ऑडियो विजुअल कंटेंट, सोशल मीडिया एंड पोस्ट टेलर फॉर HIV एंड सिफिलिस प्रिवेंशन। ये सब हम लोग अपने क्लिक्स में रख सकते हैं, हमारे हम लोग जो बस स्टॉप में रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ सब कोई जाते हैं या देखते हैं, वैसे बोर्ड में देख सकते हैं। टीवी में बीच बीच में कोई प्रोग्राम आ रहा है ऑडियो विजुअल में, वो हम लोग वो टेलीकास्ट कर सकते हैं। एड की तरह से बीच बीच में विज्ञापन की तरह से हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज द थिंग, HIV को रोकिए, सिफिलिस को रोकिए, उसके वजह से उसके लिए ये काम कीजिए। तो वो हम लोग सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से कस्टमाइज मटेरियल्स तैयार करके आम जनता को इसके बारे में अवगत करवा सकते हैं। देन अवेयरनेस कैंपेन, implement the IEC campaign coordinates with the elimination and the vertical transmission HIV and syphilis week to heighten the HIV syphilis awareness. तो अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग कब करते हैं? जैसे मैंने बताया कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, वो वर्ल्ड एड्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं? हर साल हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग ये रीएम्फेसाइज करते हैं, आम जनता में ये फैलाना चाहते हैं कि ये HIV ये है वो है, इसका स्टिग्मा हम लोग खत्म करना चाहते हैं। ये दूसरे बीमारी की तरह है, इलाज करने से ऑन इफ यू टेक द ड्रग, आप दवा लेते हैं तो जिंदगी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। HIV के अलावा बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा लेना पड़ता है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म होना से, प्रेशर जिसको होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से, ब्लड शुगर ज्यादा होने, उनको भी तो जिंदगी भर लेना था। किसी की आंख खराब है, मेरे आंख खराब है, मैं जिंदगी भर चश्मा पहनूंगी। तो इस तरह बहुत सारे जीन है कि लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ता है। तो HIV ऐसा एक बीमारी नहीं है जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा खाना पड़ता है। तो हमको इस तरह से उन लोगों को अवेयर करना है, एंड वो हमारा एक कोई वीक रहा, वो इस वीक थ्रू 1 वीक थ्रू हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। कोई नाटक करते हैं, कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, कोई वेबिनार करते हैं, कहीं कोई सेमिनार करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, और कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे हमारे ये एक बार हुआ था सब बाउल संगीत, बाउल सॉन्ग इज वेरी फेमस इन वेस्ट बंगाल, दैट इज अ फोक सॉन्ग। तो वो आए थे काफी अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेके, एंड बहुत सुंदर से गाना गा के HIV का पूरा HIV का लाइफ साइकिल एंड कैसे HIV से अपने को सुरक्षित रखा जाए, ये गाने के माध्यम में उन्होंने समाज को बोले थे। तो दिस तरह द डिफरेंट थिंग्स यू कैन प्लान एंड कैन डू फॉर द अवेयरनेस कैंपेन फॉर द प्रिवेंशन। टीचर ट्रेनिंग, conduct training sessions for the school teachers on HIV/AIDS prevention strategies and awareness, very important। हम लोग देखते हैं आज का हमारा जैसे बोला थर्ड एपिडेमिक मीन्स अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा एडोलेसेंट HIV मिल रही है ना, दिन यंग चिल्ड्रन HIV CLHIV। तो एडोलेसेंट तो हम लोग हमारे सेंटर में भी देखे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, काफी MSM मिल रहा है, मेल टू मेल सेक्स ट्रांसमिशन हो रहा है। और तरह से भी काफी तरह से हमारा ट्रांसमिशन एडोलेसेंट में ज्यादा है हो रहा है, बिकॉज एडोलेसेंट एक ऐसा स्टेज है कि जब वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचरस का काम करना चाहते हैं, पीयर प्रेशर होता है, अपने दोस्तों के बात ज्यादा मानते हैं देन कि अपने मम्मी पापा के बात, तो टीचर्स के बात ज्यादा मानते हैं देन भी मम्मी पापा। कोई टीचर कुछ बोलेंगे, बच्चे लोग बोले नहीं ये मेरा टीचर बोला है, मुझे नहीं करना है, आप तो गलत बोल रहे हो, मेरे टीचर तो ऐसे बोले हैं। तो इसलिए टीचर्स को अवेयर करना है, टीचर्स को एम्पावर करना है, तो उसके लिए हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना है, so the teachers are empowered to take care of the counseling part of HIV/AIDS prevention in the school also। the school में जाके प्रोग्राम करते हैं, and especially the class 8, 9, 10, 11 9, 10, 11, 12 this age group, एडोलेसेंट एंड प्री एडोलेसेंट एज ग्रुप को हम लोग को टीचिंग स्कूल में प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को टीचर्स ट्रेनिंग भी करना होता है। यूथ इंगेजमेंट, जैसे मैंने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, NGOs होते हैं, यूथ ग्रुप होते हैं, यूथ एसोसिएशन है हमारे कंट्रीज में, वो लोग को हम लोग इंगेज कर सकते हैं। जैसे रेड रिबन क्लब अभी हो गया,
तो रेड रिबन क्लब में द स्ट्रेटेजी ऑफ रेड रिबन क्लब है कि आप यूथ को एंगेज कीजिए, यूथ को अवेयर कीजिए, यूथ में ये फैलाइए कि HIV क्या बीमारी है, HIV से कैसे आप बच सकते हो, एंड क्या क्या HIV से प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कैसे कैसे HIV फैल सकता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस मैंने पहले बताया, एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है हमारे कंट्री में, एंड टर्शरी लेवल केयर में वो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक करते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग से नाम से अलग से सर्विसेज अवेलेबल है। पर बोथ द जेंडर मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट के लिए भी हमें सर्विसेज अवेलेबल है। तो जहाँ नहीं भी अवेलेबल है वहाँ पीडियाट्रिक्स में और मेडिसिन में सर्विस दे सकते हैं। तो उधर जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं उन लोगों को पहले एडोलेसेंट फ्रेंडली होना है, उन लोगों को पहले HIV के बारे में, सिफिलिस के इम्पावर्ड होना है, एंड ही वो खुद यदि इम्पावर्ड हो, खुद यदि नॉलेजेबल हो, खुद को पता हो सब, देन ओनली वो किसी और को ये ट्रांसमिट कर सकते हैं या काउंसलिंग कर सकते हैं। तो पहले एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को हम लोग को ट्रेन करना है, देन ओनली एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस टू बी यूटिलाइज्ड। सेफ सेक्स प्रमोशन, the conduct a counseling session for a high risk population to promote safe sex practices and the use of condoms. जैसे हाई रिस्क ग्रुप है, हमने हाल ही में हमारे एसोसिएशन से गए थे, रेड लाइट एरिया है इन कोलकाता, दे उधर हेल्थ चेकअप के लिए गए थे। सो दे डिड द हेल्थ चेकअप, बच्चों का हेल्थ चेकअप किया, एंड पेरेंट्स को बोले कैसे सेफ सेक्स करना है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे ट्रांसमिट होता है HIV, वेरियस मेथड्स यूज करना है, वेरियस मेथड से क्या क्या एडवांटेजेस है, ये सब प्रमोशन करना है। तो यू कैन डू इन ओन वे, आप जहाँ भी रहते हो अपने तरीके से ये सब काम कर सकते हो, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। देन वुमेन्स हेल्थ एडवोकेट फॉर द रूटीन गायनोलॉजिकल केयर, ये तो सबको चाहिए, हम लोग बोलते ही हैं, फ्रॉम एडोलेसेंट टू ओल्ड एज, रूटीन गायनोलॉजिकल केयर, एंड अभी तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी करना चाहिए, पेप स्पेयर भी देखना चाहिए, एंड वैक्सीनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी HPV वैक्सीन आ गए मार्केट में, गवर्नमेंट भी पायलट बेस में स्टार्ट कर चुके हैं। तो HPV वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट, सबको देना है, कब लेना है, किस एज में लेना है, एंड इससे क्या क्या फायदा होता है। बिकॉज HPV वैक्सीन जब आया मार्केट में तो बहुत सारे क्वेरीज थे कि इससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कैंसर वो नहीं हो जाएगा, इससे वो कोई फर्टिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये सब क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं। तो आपको ये बताना, इज अ वेरी सेफ वैक्सीन, यू मस्ट गेट सो दैट देयर विल बी नो सर्वाइकल कैंसर। ये नॉर्मल वुमेन्स के लिए तो है ही, HIV के लिए और ज्यादा है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मच मोर इन HIV पॉजिटिव वुमेन। नॉट ओनली ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है, ये एनल कैंसर, वर्ट्स, ओरोफेरिंजियल कैंसर, नेजोफेरिंजियल कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। सो अभी ये अवेलेबल है, तो इसके बारे में हम लोग को एडवोकेसी करना है, इसके बारे में बताना है, वुमेन्स हेल्थ, बिकॉज हम लोग का आइडिया प्री कंसेप्शन केयर, हम लोग बोलते हैं ना एंटीनेटल केयर, नेटल केयर, पोस्ट, अभी हम लोग का टर्म्स है प्री कंसेप्शन, मीन्स जब कंसीव करेगी मम्मी उसके पहले से कंसीव किए, उसके बाद से पूरा टाइम। सो वुमेन्स हेल्थ को हम लोग को बारे में सोचना है। कोई लेडी ये प्रेग्नेंट होना चाहती है, 3 मंथ्स पहले से उनको प्रिपेयर करना है, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ 3 मंथ्स शी विल कंसीव। तो ये हमको काउंसलिंग करना है इसके बारे में, एंड एडवोकेसी करना है। एंड इफ हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम उसको गायनेकोलॉजिकल केयर के लिए ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, वो हम कोई NGO के पास भेज सकते हैं। तो ये सर्विसेज हमको देना है, एंड इसको डायरेक्ट करना है, उसको कहाँ से मिले। देन न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, they establish and oversee family developmental groups focusing on counseling related nutrition, micronutrient during village health sanitation and nutrition day, VHS and ND program बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल काउंसलिंग तो हर वक्त करना चाहिए। एंड वेरी सॉरी टू से, मैंने कभी एडल्ट मेडिसिन में या कोई एडल्ट डॉक्टर्स को नहीं देखे हैं कि वो लोग न्यूट्रिशन के लिए काउंसलिंग करें। हम पेडिट्रिशियन तो हमारा हैबिट ही है, हर बात पे न्यूट्रिशन खोजते हैं, मेल न्यूट्रिशन रहने से हम लोग तो तुरंत काउंसलिंग करते हैं। तो इस सबको करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा चीज है दैट इज द बैकबोन ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हमको न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर सकते हैं। हमारा गांव में एक हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटरी न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट होता है मंथ में। तो वो उस जिस दिन हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हम लोग को कुछ कुछ काउंसलिंग करना होगा कि व्हाट इज हाइजीनिक फूड, व्हाट इज न्यूट्रिटिव फूड,
कौन कौन क्या खाने से क्या क्या हमको फायदा मिलता है, क्या क्या खाने से क्या हानि हो सकती है। और अभी देखा गया है कि हमारे कुछ बच्चे बहुत अंडर न्यूट्रिशन हैं, कम खाते हैं, बच्चे अपुष्टि से सफर कर रहे हैं, कोई बच्चे है कि ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, काफी मोटापा उस पे आ गया है। एंड कोई के बच्चे है नॉर्मल है लेकिन ग्रोथ फेलियर हो रहा है, ये दिखता नहीं है हमें, वो बिकॉज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो कि आंख से दिखता नहीं है। इसके लिए वो खाना नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको वो बोलेगा मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट दो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हंगर, भूख लगी है तो खाना कम खाने से भूख लगती है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हिडन हंगर। और हिडन हंगर माइक्रोन्यूट्रिएंट को कहते हैं, जो कि हम लोग को खोजना पड़ता है कि इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये धीरे धीरे आदमी पे असर करता है। तो हम लोग को वो भी सोचना चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहा है कि नहीं, कि किस किस खाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक ठीक मात्रा में मिल सकती है। ये सब nutrition counts are very important for the primary prevention. At EVTHS, HIV transfer must be prevented from HIV positive male to the HIV negative female partner spouse from the reproductive age. तो EVTHS सेंटर भी बहुत अच्छा एक प्लेस है जहां हम लोग बहुत काउंसलिंग कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो आया सो पूरा फैमिली पॉजिटिव है। कभी कभी फैमिली ऐसे भी होते हैं जिसके डिस्कॉर्डेंट कपल्स होते हैं, तो वन ऑफ द पार्टनर द स्पाउस इज नेगेटिव, तो कैसे उसको नेगेटिव रखें, एंड जो पॉजिटिव है उसका वायरल लोड कैसे सप्रेस हो, कैसे वो चुस्त लाइफ लीड करे, हेल्दी हो एंड वायरली सप्रेस्ड हो, कोई ओआई ना हो, कोई अदर एसटीआई ना हो, एंड जो उसके पार्टनर है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। इसके लिए क्या क्या उपाय करना है, बरतना है, क्या क्या उपाय फॉलो करना है, ये सब हमको EVTHS सेंटर में ही मौका मिलेगा काउंसलिंग करने के लिए। फैमिली प्लानिंग सर्विस फॉर द पेशेंट लिविंग विद HIV, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ensure the people living with HIV have access to stigma free family planning services to prevent unintended pregnancies। तो ये स्टिग्मा फ्री तो हर स्टेज में करना है, हर एस्पेक्ट्स में करना है, हर कॉर्नर में करना है HIV में, एंड ऑफ कोर्स फैमिली प्लानिंग सर्विस लेना है उसमें भी करना है। तो कोई भी फीमेल हो मेल हो, यदि दे वांट टू टेक फैमिली प्लानिंग सर्विस, हमको खुशी खुशी उसको देना है। और उसको कहाँ ये सर्विस मिलेगा उसके लिए एक्सप्लेन करना है। EVTHS सेंटर में काउंसलर के क्या रोल है, मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल है, they have the greatest role in the EVTHS center. But two pillars of EVTHS center, one the counselor, one the medical officer, very important. And of course, third pillar is the data, maintaining the data. The role in providing family planning service उन लोगों को बहुत ज्यादा है। तो EVTHS काउंसलर कैन प्रिपेयर द लाइन लिस्ट, कौन कौन एलिजिबल कपल है, कौन कौन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, किन का इशू है या इशू नहीं है, कौन कौन प्लानिंग कर रहे हैं इशू लेने का, कौन कौन का ऑलरेडी कंप्लीटेड द फैमिली, दे डोंट वांट टू गेट एनी मोर किड्स, तो वो हमारा एक लाइन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एंड वो लाइन लिस्ट के निकाल के हम लोग उसको, यदि 4-5 पहले कपल्स ऐसे हैं कि वो लोग एलिजिबल है पर और दे वांट टू हैव अ किड्स, तो हम लोग ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें तो कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई बात नहीं है, इधर हम लोग ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं, जनरल काउंसलिंग कर सकते हैं, हेट्रोजेनस ग्रुप बन सकता है, होमोजेनस ग्रुप में सिर्फ औरतों को काउंसलिंग किए, सिर्फ मर्दों को काउंसलिंग किए, होमोजेनस डिफरेंट होमोजेनस, और मिक्स करके काउंसलिंग किए, दैट इज हेट्रोजेनस काउंसलिंग। और ग्रुप काउंसलिंग में से 5-6 फैमिली को एक साथ लेके फैमिली प्लानिंग के काउंसलिंग कर सकते हैं। और दिन एंड या कि जब लेने आते हैं उसमें फॉलो अप सेशंस लेते हैं, उसमें भी हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग अ पेशेंट ऑफ प्रेगनेंसी प्लानिंग इफ दे डिजायर टू बिकम प्रेग्नेंट, अब कोई उसको जो काउंसलिंग के बाद पता करना है कि कौन कौन फैमिली दे वांट टू गेट किड्स, उन लोगों को बच्चा लेने का इरादा है, तो फिर उन लोगों को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी, एंड दिस इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन केयर। जैसे प्री कंसेप्शन केयर टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द हेल्दी प्रेगनेंसी, सो प्री कंसेप्शन केयर आजकल हम लोग 3 months प्रायर टू द कंसीव, जो जिस दिन कंसीव करना चाहती है, जब करना कर उसके 3 महीने पहले से उसको करना, लाइक 3 महीने से न्यूट्रिशन, फॉलिक एसिड, 3 महीने आजकल हम लोग बोलते हैं 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है, सो दैट शी विल गेट द गुड हेल्थ ड्यूरिंग द कंसीव व्हेन शी वांट्स टू कंसीव। EVTHS counselor play a crucial role in the assessing the family planning requirements of patient। EVTHS counselor को ये देखना है कौन सा फैमिली प्लानिंग किसको चाहिए, दे शुड फैसिलिटेट, तो उनको तो इतना काउंसलर इज नॉट दैट एक्सपर्ट कि इसको कौन सा फैमिली प्लानिंग प्रोसीड्योर या फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देना है, किसके लिए कौन सुटेबल है,
तो एटलीस्ट शी कैन डू द चैनल, और ही और शी कैन डू द कैन चैनलाइज द पेशेंट। तो हम लोग को उसको फैसिलिटेट करना है कि कहाँ वो सर्विस मिल रही है, उधर लिंकेज कर देना, उसको पहुंचाना है, उसको बता देना है, एड्रेस देना है, so that they can go and have the services from the center. Now, pre-conception care to be provided with all women living with the present negative partner HIV positive. So discard in couple and now decide कि अब बच्चा लेना है, क्या क्या करना है, काउंसलर का क्या क्या रोल है. Assist the couples where one or both partners are infected with HIV and desire to have child in making informed decision and ensure with their well-being. तो वो कपल को हेल्प करेंगे सोचने के लिए कब से प्लान करेंगे, किस स्टेज में प्लान करना है, लाइन इस तैयार करना है, उसको इंश्योर कर लेंगे वायरल सेपरेशन में हो, CD4 ज्यादा हो, नो ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नो STI, एंड देन दे कैन गिव दी. एंड ऑफ कोर्स मेडिकल ऑफिसर देखेंगे कि उसका न्यूट्रिशन ठीक है कि नहीं, वेट ठीक हो रहा है कि नहीं, कोई अदर साइड इफेक्ट्स है कि नहीं, एनीमिया है कि नहीं, ये सब इंप्रूव करने पहले से बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट. काउंसलर रिस्पॉन्स फॉर स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया STI and RTA देखना है बिफोर प्रेगनेंसी, ये सब करेक्ट करना है, देन ओनली दे कैन प्लान फॉर. ओके, मैनेजमेंट प्रेग्नेंट बेबी विद HIV एक्सपोज्ड इन्फेंट इंडिया में एस्टिमेटेड इन 2021 20,612 एस्टिमेटेड प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको ERT चाहिए, बट दिस इज नॉट ऑल दे आर गेटिंग ERT. 89 to 90% दे आर गेटिंग, बट स्टिल काफी बाकी है. हमारा एटलीस्ट 100% होना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट हो एंड पॉजिटिव हो दे शुड गेट दी ट्रीटमेंट. तो ये मैंने ये स्लाइड मुझे नहीं बोलना है, इसमें ये एम्फेसाइज करना है, यदि हम लोग ERT दें एंड विद ब्रेस्ट फीडिंग ने प्रॉपर केयर लें तो ओनली 2% बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, एंड ERT दे विद नो ब्रेस्ट फीडिंग विद प्रॉपर केयर एंड प्रोफाइल एक्सेस एंड ऑल ओनली 1%. तो हार्डली एनी डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस इज 1%. तो हमारा जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू WHO, NACO, यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इससे हम लोग बोलते हैं बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे देखा गया है ब्रेस्ट फीडिंग दे के एंड ERT देने के बावजूद बहुत सारा कंट्री है जहाँ देयर इज एलिमिनेट हो चुका है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. तो मदर टू चाइल्ड कब कब हो सकता है कि एनी स्टेज में हो सकता है, फ्रॉम प्रेगनेंसी, लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग में. मेन फैक्टर ट्रांसमिशन क्या है, मदर वायरल लोड. तो हमको देखना है वायरल लोड शायद जैसे कैसे कैसे वायरल लोड सप्रेस हो. तो ERT to HIV mothers and ARV to their baby reduce the risk of transmission. क्योंकि ERT देने से क्या होगा ना, HIV मदर का वायरल लोड सप्रेशन होगा, वो ERT प्लेसेंटा से ट्रांसमिशनल ट्रांसमिशन के बच्चे में भी वो ERT जाएगा. तो एट ऑल कोई वायरस गया भी होगा माँ से बच्चे के, तो वो ERT जो ट्रांसमिट हुआ है बच्चे में, वो उसको कॉलोनाइज करने एंड मल्टीप्लाई करने में प्रिवेंट करेगा. एंड ऑफ कोर्स हम लोग प्रोफाइलिसिस भी देंगे जो बच्चे को इन्फेक्शन ना हो. तो ये जो इतने सारा फैक्टर्स है, मैटरनल फैक्टर्स, ऑब्स्टेट्रिकल फैक्टर्स, इन्फेंट फैक्टर्स, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है कि मिक्सिंग अ ब्लड, मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड ना हो, और देयर इज नो सप्रेशन, वायरल लोड सप्रेशन हो. ये दो मेन फैक्टर्स, एक तो मिक्सिंग ना हो एंड सेकंड होता है वायरल सप्रेशन हो. तो रेजिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन मींस वायरल सप्रेस हुआ ही नहीं है, वक्त नहीं मिला उसको सप्रेस होने में. हाई वायरल लोड है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, तो वायरल सप्रेशन कैसे होगा. एडवांस क्लिनिकल स्टेजिंग, दैट मींस हाई वायरल लोड एंड STI एंड अदर इन्फेक्शन से वायरल बढ़ जाती है और ट्रांसमिशन बढ़ जाता है. प्लेसेंटल इन्फेक्शन हो तो ब्रीच इन कंटिन्यूटी हो, उसके मिक्सिंग हो सकता है ब्लड का. मैलनरिश माँ का वायरल ज्यादा होगा, इम्यूनिटी कम होगा, CD4 लो हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स कंडीशन ब्रेस्ट का, जैसे सोर निपल, ब्रेस्ट एब्स, वो किससे क्या होता है ना कि देयर में भी ट्रॉमा, देयर में भी ब्लीडिंग, देयर में भी oozing and chances mixing of blood from mother and baby, so chances of will be high. मदर को यदि प्रेगनेंसी के लेट प्रेगनेंसी में हुआ, ब्रेस्ट फीड में एक्वायर किए, दैट मींस देयर इज नो टाइम टू सप्रेस वायरल लोड का, वक्त नहीं मिलेगा घटाने का, तो वो लोग तो ज्यादा रिस्क फैक्टर होंगे, तो ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड ऑब्स्टेकल फैक्टर्स ऐसे ही है कि जो फैक्टर्स से और ट्रॉमा ज्यादा होगा, ब्लड, माँ का ब्लड निकलेगा और उससे बच्चे के साथ मिक्स होगा, उसी से भी हम लोग का बढ़ सकता है. एंड इन्फेंट फैक्टर्स, अगेन मेंटेन फैक्टर्स क्या है ना, इन्फेंट का रेजिस्टेंस पावर जिससे कम है, तो रेजिस्टेंस में ऐसे तो इन्फेंट्स एज कंपेयर टू एडल्ट इम्यून सिस्टम थोड़ा इमेच्योर है, क्योंकि ये बन रहा है, ये द ग्रोइंग फेज है, तो इम्यून सिस्टम आल्सो ग्रोइंग. यदि बच्चे प्रीटर्म समय के पहले निकल जाए, क्योंकि हम लोग को पता है हर एंटीबॉडी ट्रांसमिट होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो प्रीटर्म हो, यदि थर्ड ट्राइमेस्टर पहले पैदा हो गया तो उसको वक्त ही नहीं मिला माँ का एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू उसके बॉडी में जाए,
बर्थ वेट लो हो तो भी वो देर इम्यूनो कम्प्रोमाइज। एंड फर्स्ट इन्फेंट मल्टीपल बर्थ्स का बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट इन्फेंट जो बाहर निकलता है वो इन्फेंट फैक्टर, क्योंकि उसका उसका वो जो ब्लड है वो लेके निकलता है, तो ज्यादा एक्सपोजर फर्स्ट इन्फेंट होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं फर्स्ट इन्फेंट मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी में फर्स्ट इन्फेंट का ज्यादा चांस रहता है। इमेच्योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वो तो लो बर्थ वेट में प्री टर्म बेबीज में रहता है, या गट जीआई ट्रैक्ट में बेबी का कोई इन्फ्लेमेशन हो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई ऐसे मिल्क बाहर से मिल्क लाया जिससे कि हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो गया, जैसे काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी, ऐसे में तो क्या होता है, तो गट में जीआई ट्रैक्ट में होल्स हो जाते हैं, ब्रीच हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मदर्स में कोई वायरस होगा तो वो ट्रांसमिट होने में चांस पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड मिक्स फीडिंग। ये कि कैसे काम करता है ये एलिमिनेशन के लिए, वायरल लोड सप्रेस करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिडक्शन ऑफ वायरल लोड। तो वायरल लोड सप्रेस होगा तो ट्रांसमिशन के चांस घट जाते हैं। एंड लोडिंग फीटस एयर भी दैट प्रिवेंट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो जो ड्रग माँ को देते हैं वो बच्चे में जाते हैं, वो विरियन को रेप्लिकेट करने नहीं देते। तो वायरल लोड कम होगा तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करेगा माँ का, एंड सो मदर विल बी हेल्दी, सो बेबी विल बी हेल्दी, एंड दैट चांस डिक्रीज चांस ऑफ ट्रांसमिशन। प्रेग्नेंट वुमेन को एक ही ड्रग है जो टीएलडी देते हैं, आइदर HIV हो, HIV-1 हो, HIV-1 and 2 हो, और HIV only 2 हो, और एक्सपोज टू सिंगल डोज नेवर्पिन हो, या को इन्फेक्टेड टीबी और हेपेटाइटिस हो, जो भी कंडीशन हो टीएलडी देना है। बट हाँ डोज में भी डिफर इन डिफरेंट सिचुएशंस। और हमारा और एक ये है कि हम लोग को एक वायरल लोड होना है 30 to 36 में, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने देखा है, आप लोग जो भी बर्धमान के कोई ज्वाइन किए होंगे तो जानते होंगे, या कोई और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में ज्वाइन किए हुए, तो हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। इवन आई गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सेंटर्स ऑल्सो, कुछ कुछ में कोई ऐसे वायरल लोड नहीं करवा रहे हैं। तो इफ यू स्टार्ट दी ERT, आपने फर्स्ट टाइमेस्टर में ERT शुरू किया या पहले से ERT ले रही है, प्रेग्नेंट हो गए, तो 6 वीक्स बाद 6 मंथ बाद जैसे ट्रेडिशन है वो हम लोग को करवाना ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग वेट करेंगे कि 30 to 36 में एक वायरल लोड करना है, पहले करने से क्या फायदा, दोबारा तो करना है, ऐसा नहीं है। उसका जो प्रोटोकॉल है आपको मानना है, बिकॉज ये हमारी नजर में आई हुई है, हमारे पास फोन भी आया है कि कोई एक सेंटर है जहाँ वो लोग ERT शुरू करने के 6 महीने बाद, चूंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका टेस्ट वायरल लोड नहीं करवाया। दे आर थिंकिंग कि 30 to 36 में तो करवाना, ऐसा नहीं है। आप पहले भी करवा, फर्स्ट सेमेस्टर में करवाए, सेकंड सेमेस्टर करवाई, लेकिन एक 30 to 36 में भी होना चाहिए। तो 2 बार होगा कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हमको वो लास्ट मोमेंट में देखना ही है। प्रेगनेंसी में हम प्रोसीड्यूर जो डिलीवरी प्रोसेस में हमको कोशिश करनी है कि ट्रॉमा ना हो, देयर इज नो लेस मिनिमल ब्लीडिंग एंड मिनिमम मिक्सचर ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम मदर टू बेबी। ये तो आपके लिए नहीं है, ये सब मेडिकल ऑफिसर्स न्यूली डिटेक्टेड नोन HIV पॉजिटिव मदर, ये हमने ये स्टेप वाइज बताएंगे कि बच्चा जब डिलीवरी होगा लेबर रूम में बच्चे को प्रोफाइलेक्सिस दे देना है, फिर उसको कम्युनिकेट करना है PPTC सेंटर में, वो लोग प्रोफाइलेक्सिस के लिए निवर्पिन हो या जो भी हो हाई रिस्क लो रिस्क, वो मेडिसिन उसको पहुंचाना है, एंड मदर को इधर ART सेंटर में कम्युनिकेट कर देना है। इस फ्लो चार्ट आई एम नॉट गोइंग डिटेल। सो अलाइन मदर पिकअप विद EID बेबी, ऐसे बच्चे लाइक 6 वीक्स में बच्चे को लाना है, तो मम्मी को ऐसा दवा देना है कि मम्मी भी 6 वीक्स में उसका मेडिसिन लेना है, फिर मम्मी अपने लिए दवा लेने एक दिन और बच्चे को दिखाने एक दिन नहीं आएगी। तो हमको अलाइन करने के मदर्स का पिकअप जो है, तो EID बेबी जो आ रही है वह दिखाने के लिए उसके साथ अलाइन होना चाहिए, सो दैट बोथ कैन गेट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड काउंसलर्स इन द सेम डे। मदर एडहेरेंस देखना है, वायरल लोड टेस्टिंग करना है, इनसे जैसे मैंने बताया वायरल लोड टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइमली वायरल लोड करना है एज पर गाइडलाइन। आप सपोज आप 20th वीक में किए में, फिर भी आपको 36 में करना है। हमको डिलीवरी के 4 to 6 वीक्स पहले, 1 वीक पहले हमको जानना है माँ का वायरल लोड कितना है। Instead optimal health and mother during pregnancy, of course, जो करना है during pregnancy, the drugs, the vaccines, the nutrition, counseling, barrier meter condom, all those. एंड बच्चे को 6 वीक्स में ARV प्रोफाइलेक्सिस देना है, फिर 6 वीक्स में प्रोफाइलेक्सिस कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है अकॉर्डिंग टू हाई रिस्क ऑप्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वो डिसीजन लेना है। CPT स्टार्ट करना है, फीडिंग काउंसलिंग इम्यूनाइजेशन देना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसे करना है ना। ऑफ कोर्स टेस्टिंग जैसे गाइडलाइन में हम करेंगे। तो HIV स्क्रीनिंग
प्रेग्नेंट वुमेन डायरेक्ट लेबर में आए तो सीट वक्त हम लोग को लेबर रूम में करना है, होल ब्लड टेस्ट करना है, स्किन प्रिक टेस्ट करके यदि एक पॉजिटिव हो इमीडिएटली एक दवा दे देना है, खिलाना है TLD एंड लिंक करना है करके बाकी फर्दर कंफर्मेशन करना है। सो फर्स्ट तो एक डोज तो मम्मी को खिला देना है, बच्चे डिलीवरी होने के बाद बच्चे को एक प्रोफाइलिस दे देना है, उसके बाद डिसाइड करना है बच्चा माँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट इज बाय कंफर्मेटरी टेस्ट। लेकिन बच्चे को शुरू कर देना है यदि एक भी टेस्ट पॉजिटिव आए। AIV प्रोफाइलिस हम लोग इमीडिएटली बात के तुरंत देना चाहिए, कोशिश करेंगे एटलीस्ट फर्स्ट कांटेक्ट। मतलब कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है हमारे इंडिया में कि बच्चे पैदा हो गए हॉस्पिटल घर में ही हो गए, तो जब भी वो हेल्थ केयर सेंटर में आए उसी वक्त उनको स्टार्ट करना है, डिले हो गया फिर भी स्टार्ट करना है। तो हम लोग ये ऐसे भी हो सकता है कि थर्ड डे आया है तो थर्ड डे भी आपको स्टार्ट करना है एंड एज अर्ली एज जितना जल्दी हो आपको ARV प्रोफाइलिस शुरू करना है। वो डिसाइड करना है हम डुअल ड्रग देंगे या सिंगल ड्रग, वो डिपेंड करना है वायरल लोड क्या है, या बच्चा हाई रिस्क है या लो रिस्क है। तो हाई रिस्क किसको बोलते हैं ना, बच्चे का जब माँ का यदि 1000 के नीचे वायरल लोड हो एट द टाइम ऑफ 32 वीक्स और तो सिंगल डोज सीरम इमिपेरिन देंगे। एंड इन सिचुएशन जब हम निवर्पिन नहीं दे सकते हैं तब हमको जाइडोबिडिन देना है, लाइक HIV-2 और HIV-1 and 2, और सिंगल डोज निवर्पिन एक्सपोजर हो या PI बेस्ड सेकंड लाइन में हो माँ तो हम लोग को जाइडोबिडिन देना है। एंड डोज कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चार्ट रखिए, चार्ट देखिए, वेट देखिए एंड स्टार्ट दीजिए। एंड एनी सिचुएशन आपको 6 वीक्स देना है। तो HIV हाई रिस्क बेबी किसको कहेंगे, जिसका मदर पॉजिटिव, मदर नॉट एन ART, इसका मतलब माँ दवा नहीं खाती है, दैट मीन्स वायरल लोड ज्यादा है। वायरल लोड नहीं किया है तो आपको ले लेना है, सोच ही लेना है, ऐसे एज्यूम करना है कि वायरल लोड ज्यादा है। वायरल लोड यदि ज्यादा है 32 से तो बात ही हुई। न्यूली आइडेंटिफाइड HIV पॉजिटिव विद इन 6 वीक्स, दैट मीन्स आपको टाइम ही नहीं मिला वायरल लोड टेस्ट करने का, तो दैट मीन्स इट्स क्वाइट एज्यूम करना है कि उसका हाई वायरल लोड है। दे आर ऑल हाई रिस्क एंड उसको डुअल प्रोफाइलिसिस देना है, and that's a nivaripin and जाइडोबिडिन। एंड यदि ब्रेस्ट फीडिंग हो कंटिन्यू करे तो 12 वीक्स, और रिप्लेसमेंट फीडिंग दे तो 6 वीक्स। 6 वीक्स का हर हालत में देना है, फिर आपको डिसाइड करना कि यह हाई रिस्क था तो हमको 12 वीक्स कंटिन्यू करना। बता दिए इसमें डोजेस नॉट गोइंग टू डिस्कस। लोपिनेविर सिरप कब यूज करेंगे, ये हम लोग जैसे कभी कभी हमारे पास हम लोग डुअल ड्रग देंगे, नेवरिपिन नहीं है या लोपिनेविर दे रहा है, जाइडोबिडिन देना है, सेकंड लाइन में है, नेवरिपिन एक्सपोज्ड है, हाई रिस्क बेबी है, जाइडोबिडिन लोपिनेविर इज नॉट अवेलेबल है, ऐसे कंडीशन हमको लोपिनेविर विटामिन देना है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोपिनेविर विटामिन हम लोग 2 वीक्स बट 2 वीक्स नहीं दे सकते, 14 डेज हमको नहीं देना है, ये इट इज कंट्राइंडिकेटेड। तो फर्स्ट 14 डेज हम लोग निवरिपिन ही देंगे, उसके बाद हम लोग लोपिनेविर विटामिन स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं 14 डेज से 6 वीक्स मीन्स 14 डे के बाद से 6 वीक्स, टोटल 6 वीक्स ऑफ एज नहीं, दैट मीन्स बच्चे का तब तक 8 वीक्स वेट हो जाएगा, ड्यूरेशन हो जाएगा। ये हमको दिमाग में रखना है, ये हमको ध्यान रखना है। जाइडोबिडिन सिरप इज नॉट अवेलेबल, सिरप नेविपिन शुड बी फॉर 14 डेज, जैसे मैंने बताया वो। एंड 6 वीक्स लोपिनेविर यदि बच्चा रिप्लेसमेंट फीडिंग में है और ब्रेस्ट फीडिंग में है तो 12 वीक्स। ये डोजेस में मैंने नहीं पढ़ना है। कोई भी सिचुएशन हो, नॉट ओनली स्पेशल सिचुएशन, मैं तो बोलूंगी आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सैसेट में भेज दीजिए, आप पेडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां जाए वहां फोन कीजिए, उधर भेजिए, आपको कोई नहीं मना करेगा, एक ओपिनियन लेने से कोई नहीं रोकेगा। हम लोग भी कभी कभी हमारे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ और से हम लोग ओपिनियन लेते हैं, इसलिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं, ऐसे हमको डांट पड़ेगी या ये गलत है, प्रोटोकॉल के बाहर है, नहीं, प्रोटोकॉल तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत हो रही है, बहुत जगह हमारे ऐसा है कि बहुत जगह डॉक्टर्स नहीं है, काउंसलर्स हैं, डेटा मैनेजर, वो लोग दवा दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर, आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो सैसेट में या पीसीओई में फोन करके आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। So this is all about key points. Optimal ART adherence, viral suppression during pregnancy and breastfeeding. मेन है कि वायरल लोड सप्रेशन होना चाहिए, सो ब्रेस्ट फीडिंग में ये कंटिन्यू करना चाहिए जिससे हमारा ट्रांसमिशन कम हो। तो इसके लिए हमको एक तो कैसे पता कि वायरल लोड सप्रेशन है,
30 to 36 वीक्स में एक हमारा वायरल लोड टेस्ट हमारे हाथ में रिपोर्ट होना चाहिए। एंड ऑल मदर्स शुड टेक टीएलडी, एकदम 100% एडहेरेंस होना चाहिए, तभी वो 95 पे रखेगा। आपको इंश्योर करना है 100%, एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द लाइफ शी विल कंटिन्यू। सिफिलिस का भी वैसी ही है। फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीनिंग, हर प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी स्क्रीन। हम लोग एनसी क्लिनिक में स्क्रीन हो जाता है आरडीटी से और आरपीआर किट से। यदि एक स्क्रीनिंग पॉजिटिव हो गया तो एक ट्रीटमेंट दे देना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिव प्रेग्नेंट वुमेन एक तो दे देना है, उसके बाद कंफर्म करना है, एंड कंफर्म करने के बाद फुल ट्रीटमेंट देना है एंड मॉनिटर करना है 3 मंथ्स इंटरवल, 6 मंथ इंटरवल, जो भी प्रोटोकॉल है हम लोग उस तरह मॉनिटर करेंगे, वायरल देखेंगे, आरपीआर का टाइटर्स देखेंगे। इससे हम जो भी माँ, ऐसे तो हर माँ को हम लोग बोलते हैं कि हाँ, इवन नॉर्मल मदर हु आर नॉट पॉजिटिव फॉर HIV और सिफिलिस दे शुड गेट अ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। लेकिन इधर भी वही है, हम लोग को एकदम 100% एम्फेसाइज करना है कि क्योंकि एक बार वो तो ये हेल्थ प्रोवाइडर के कांटेक्ट में आ चुकी है, प्रेग्नेंट वुमेन आइए दिखानी एएनसी, तो एक बार तो कांटेक्ट में आ चुकी है, तो हमको वो अपॉर्चुनिटी लेना, वो उसी वक्त उनको काउंसलिंग करके ऐसे मोटिवेट करना है कि वो डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में करे, एंड ऐसे इंस्टीट्यूशन करे यदि पॉजिटिव हो सिफिलिस एंड HIV तो जहाँ एसएनसीयू एनआईसीयू सर्विसेज अवेलेबल हो। एंड ऑफ कोर्स उसका फॉलो अप करेंगे हम लोग, बच्चों का न्यूबॉर्न का देखेंगे फीचर्स, एंड इन्फेक्टेड है कि नहीं, माँ ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, बच्चा इन्फेक्टेड है कि नहीं, एंड बच्चे के टाइटर कितना है। स्क्रीनिंग करेंगे, डुअल आरडीटी टेस्ट दे। इफ सिफिलिस पॉजिटिव हुआ तो हम लोग पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स IM दे देते हैं 0 द फर्स्ट डे। फिर कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद यदि पॉजिटिव हुआ तो सेकेंड वीक 0, मैंने फर्स्ट वीक जिस दिन दिया उसके 1 वीक आफ्टर, सेकेंड वीक में और 2 एक्स्ट्रा दे देंगे। स्क्रीनिंग में यदि पॉजिटिव हो तो 1 दे देंगे, फिर कंफर्म करेंगे एंड फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा छोड़ नहीं देंगे। कंपेयर टाइटर तो बेसलाइन टेस्ट, फॉलो अप में क्या करेंगे हम लोग, टाइटर देखते हैं, आरपीआर करके हम लोग टाइटर देखेंगे, डायल्यूशन में कितना डायल्यूशन में है, एंड यदि वो 4-fold राइज है तो हमको दोबारा ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। तो कब कब देखेंगे, 3 मंथ्स और 32nd वीक, जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं HIV में बोलते हैं 32nd वीक में हमारा एक वायरल लोड चाहिए, इसी तरह सिफिलिस का भी स्क्रीनिंग 32nd में मस्ट है। यह लेबर जो अर्ली हो, सपोज उसका दो ही महीना हुआ है एंड द लेडी केम इन लेबर, तब भी करना है। यदि 2 महीना हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी इज 36 वीक्स, तब भी करना है। तो जो आगे हो, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 3 मंथ के लिए इंतजार करेंगे, जो पहले हो आइदर 3 मंथ्स और 32 वीक्स और लेबर, विच एवर इज द अर्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग टू टाइटर 4-fold राइज है कि नहीं, यदि राइज है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट देना 0, 1 and 2, एंड नहीं तो फॉलो अप करना। एंड इस बच्चे माँ को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना है, एंड इट शुड बी ऑल द बेबी शुड बी एग्जामिन्ड बाय द पेडियाट्रिशियंस। तो डायरेक्ट इन लेबर में आने से वैसे सेम विद HIV उसको तुरंत स्क्रीनिंग करना है लेबर में। हम लोग को ANC का हिस्ट्री लेना है, डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, माँ कोई हाई रिस्क है कि नहीं, स्क्रीनिंग करना है आरपीआर। द रिजल्ट ऑफ सिफिलिस नेगेटिव, नो फर्दर एक्शन। यदि रिएक्टिव हो तो जो मैंने बताया एक डोज दे देना है, फिर कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद सेकेंड एंड थर्ड देना है, बच्चे का स्क्रीनिंग करना। Eligible, same thing in flow chart. I am not going in detail because already 3 बच्चे का। अब न्यूबॉर्न बच्चे का क्या होता है ना, पेडियाट्रिशियन मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय द पेडियाट्रिशियन, क्योंकि यदि सिफिलिस माँ को हो, जितना प्रेगनेंसी पहले सिफिलिस होगा उतना कम प्रेजेंटेशन होगा बच्चे में, जितना डिफरेंस बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिफिलिस एंड प्रेगनेंसी उतना ज्यादा बच्चे में असर करता है। तो उसमें फिटल लॉस हो सकता है, बच्चा स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चे के प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है, बच्चे का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बोन प्रॉब्लम ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, आई प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, एंड कभी कभी रैश भी हो सकता है हाथ और पैर में, पेपुलर वेसिकल रैश हो सकता है। तो क्लिनिकली आपको देखना है कि बच्चे के साइन सिम्टम है कि नहीं, स्क्रीनिंग करना है, इन्फेंट का सिम्टम्स है कि नहीं देखना है, एंड आरपीआर टाइटर, आरपीआर इधर सिम्टम्स है या आरपीआर टाइटर मोर देन 4 folds है तो उसको पूरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देना है। इन्फेंट असिम्प्टोमेटिक है, आरपीआर लेस देन 4 folds है, एंड देन मदर, तो हमको देखना है माँ को ट्रीटमेंट मिला कि नहीं। मदर इज नॉट ट्रीटेड तो बच्चे को ट्रीटमेंट देना है। इफ मदर इज ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली एंड 4 weeks prior to delivery,
नो एविडेंस रिलैप्स, माँ में कोई माँ को फॉलो अप कर रहे हैं, माँ का टाइटर अभी भी कम है, माँ को ट्रीटमेंट दे चुके तो बच्चे का प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट फॉलो अप करना है 14 वीक से एंड 6 months में एट द फैसिलिटी विद द अवेलेबिलिटी ऑफ पेडिट्रिशियन। सो बच्चे को ट्रीटमेंट दे या प्रोफाइलिक्टिन दे या ना दे, दिस बच्चे को हम लोग को 14 वीक्स में तो आएगा वैक्सीन के लिए, वो आ ही रहा है 6, 10, 14 में, लेकिन आफ्टर 14 वीक्स क्या होता है ना, ये 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन मिल गया, फिर तो 6 महीने में आना है, 6 महीने में पर डीवीएस के लिए आना है, क्योंकि 6 में मैंने डीवीएस किया नेगेटिव है तो 6 महीने बुलाना है, उस वक्त सिफिलिस के लिए भी फॉलो अप करना है। ये एक दो केस, that is Shweta, is the time available? I'll go for the cases or I'll just skip. Can I go for the cases? Any Yes, queries? ma'am. Okay. If you're okay, because you I'm have been okay. talking for the last 1 hour. Okay, okay. This is no issue. So and I would like to have answers from the. I think it's answers already given. No? Achha. This Mrs. C had a prophylaxis in 2012. The first pregnancy. Now she was advised clearly once a day as prophylaxis, and it was stopped. Previously, it was the regime was for 7 days, and also that was the previous regime the lady was given. तो उनको पहली प्रेगनेंसी में दिया गया था टीएलई 7 दिन के लिए, वो डिसकंटिन्यू कर दिया 7 दिन के बाद, एंड नाउ आफ्टर 80 ने 2 महीने प्रेगनेंसी के लिए वो फिर दोबारा आ चुकी है, और उसका CD4 420 है। तो इस बच्चे माँ को हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे कि नहीं, यदि देंगे तो क्या देंगे? हमारे ख्याल से चैट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए सो दैट वी कैन फिनिश अर्ली। एनी आंसर फ्रॉम द चैट बॉक्स? Not getting any answer in the chat box because we are running late. So क्या करना है हमको? हर हालत में टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी तो हमको फॉलो करना है, यदि प्रेग्नेंट हो ना प्रेग्नेंट हो, 0 एज हो, 1 ईयर एज हो, 100 years एज हो, HIV पॉजिटिव मस्ट बी ट्रीटेड। ये तो हम लोग को सबको पता चल गया है। तो इसको ART देना है, क्या देना है? हम अभी दिस 1 टैबलेट once a day is very important। अब क्या हुआ ना, उसका 34 वीक्स हो गया, जैसे उसमें वायरल किया गया 500 कॉपी से। शी प्लान्स टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, उन्होंने पहले बोल दिया मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी अपना। तो बच्चे का प्रोफाइलिसिस क्या होना है और कितना दिन होना है? एनीवन? No one is writing. Participants are requested to please type the answers in chat Yeah. box so they can even unmute their mic. And can say also, yeah. आप इस बच्चे को प्रोफाइलिसिस देंगे कि नहीं? फर्स्ट यस और नो। ये हाई रिस्क बच्चा है कि लो रिस्क बच्चा है? Yes, okay, very good. Thank you, Dr. Pal. So we are going to give the prophylaxis as mother is positive. तो इसमें अब तो वायरल लोड 500 कॉपीज है, तो ये हम हाई रिस्क बच्चा सोचेंगे या लो रिस्क बच्चा? क्योंकि हमको प्लान करना है कि हम सिंगल प्रोफाइलैक्सिस दें या डुअल प्रोफाइलैक्सिस देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग है तो कितना ड्यूरेशन देंगे। So it is a low risk, very good. It is a low risk. Thank you, Dr. Ganguly. It is a low risk baby because the viral load is less than 5,000. तो इसको हम लोग सिंगल प्रोफाइलैक्सिस देंगे। सॉरी, तो निवेरिपिन देंगे। और as low risk baby opted for breastfeeding or replacement any condition, it should be continued for 6 months. And चूंकि mother already opted for breastfeeding, so continue the breastfeeding. Empower the mother, give the advice how to continue the breastfeeding successfully for 6 months and when to come for all those counseling to be done. And the situation, Mrs. D came to the ART center 7 months of pregnancy, and she is in the ART naive, and her CD4 is 385. What are the regime should be initiated in the initiated? ART should be given, yes, and what ART? Yes, sir. What ART? Of course, yes. TLD. All answers said that you'll be TLD in pregnant ladies and all. So TLD, once tablet. Okay. Now, mother's viral load done in 36 weeks at 20,000 copies. And she plans to the breastfeed baby. So this is a high risk or low risk. This is quite obvious. This is a high risk baby. And
plans to breastfeed. So what will you do? It's a dual prophylaxis and breastfeeding. So it will be 12 weeks. Yes. So it is dual prophylaxis and for 12 weeks. This is very important. And 385, mother is 358. That means she does not need any CPT. Now in the case F, she came in a postnatal period. So what is the chances of a transmission? Low or high? It is high because she came in a postnatal period already. Ma'am, this is Dr. Propa from SSKM. Can I just interfere? Yes, sure. I love to. Ma'am, the CD4 is 385, but the viral load is high. So the mother will get septron prophylaxis. This time, last case. Like CD4 high. And no, at least it is done in which month? There should be 7. Again, you can do the repeat CD4 and viral load high. So why there is high? It is because of the adherence, because you have to rule out the causes. Then of course you have to treat the patient. First, you have to see the adherence is poor or not. Whether she is taking what is the cause of it? That is the different issue. I'm not going in mother's aspect. Actually, we are talking about pediatric management. So if mother is in 20,000, why it is 20,000? Is she having any OI? Is she having tuberculosis? Is she having any STI? Is she having a poor adherence? So that to be ruled out, and you have to treat accurately. Okay. And that's a good observation because it is high and that means she is in failure. You have to, but clinical failure, it is a virological failure. So you have to rule out what is the clinical status and what is the cause of virological failure. And then you have to treat it. Okay. Next is if she is asymptomatic, who present at the ART center 3 days after delivery. CD4 count is a 550. She has opted for replacement feeding and weight of the baby is 2.4 kg. Actually, by definition, 2.4 kg means low birth weight baby. Less than 2.5 kg we consider as a low birth weight baby. So baby is low birth weight. Mother came after delivery 3 days. So what is the next step in the management of the mother? So should we start the ART to the mother or will we wait for the investigations, viral load and all? So, okay. So, yes. Yes. Yes, very good. TLD should be given. And of course, you have to take all other cares what we discuss in the antenatal in the postnatal care, like linkage, feeding practice, care of the breast and care of the nipple, nutritional counseling, not only the baby, but also the mother. Because in lactation also, they need 500 to 700 extra calorie what they normally consuming during the pregnancy period and all. So in pregnancy period, you need extra calorie. Even the lactation also, you need extra calorie. What we say normally, 1 extra thali. एक थाली मेजर थाली खाना है जैसे मैंने हम लोग लंच में खाते हैं या डिनर में खाते हैं भर पेट के पूरा थाली भर के वैसे एक्स्ट्रा एक खाना है जिसमें 500 to 700 कैलोरीज होना चाहिए। तो माँ का काउंसलिंग न्यूट्रिशनल भी करना चाहिए क्योंकि हम लोग बच्चे को देखते देखते माँ के बारे में बोलना भूल जाते हैं। We forget about the mother's problem. माँ ठीक से सो रही है कि नहीं, माँ ठीक से वाटर लिक्विड ले रही है कि नहीं, माँ ठीक से प्रोटीनियस डाइट ले रही है कि नहीं, और रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वेजिटेबल्स ले रही है कि नहीं। फिर देन दिखाना बताना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले रही है तो हमको अप्रिशिएट करना है। ओ यू आर ए वेरी गुड मदर, यू आर वेरी गुड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ बेबी। सो हमको उसको बूस्ट अप करना है सो दैट शी विल कंटिन्यू दैट ट्रीटमेंट। देन वी हैव टू काउंसल अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबीज केयर and of course the protected sex during breastfeeding also, because there is maybe further transmission from the spouse. So what is the next step in the management of the baby? This baby, baby is 2.4 kg. So, and after delivery, so it is a high risk or low risk? Yeah, someone said is a 12 weeks prophylaxis good. Dr. Tipati said yes, very good. Start TLD, yes, we'll start. And 12 is prophylaxis for single drug or the dual drug. First, decide whether high risk baby or low risk baby. After delivery, that means high risk because we don't have any viral load at 34 weeks. So consider this a high viral load mother. So the high risk baby. So it will be dual prophylaxis. So nevirapine once a day and zedapirin according to the dose and weight as the 2.4 kg. You have to see the dose and you have to. And she is opted for both to be given till 6 weeks of age because she is opted for
she has not given a replacement feeding. So replacement feeding, then dual prophylaxis for 6 weeks. Clear? Yes. Doctor, I think Dr. Tripathi, are you agree with me? It's a dual for 6 weeks, not 12 weeks, huh? Because she, the mother has opted for breast replacement feeding. If she would have been opted, यदि वो बोलती कि हम नहीं, हम excuse me, 12 weeks खिलाएंगे breast feeding, तो हम breast feeding खिलाएंगे तो हम लोग को 12 weeks देना था. लेकिन चूंकि वो बोली हम replacement feeding करवाएंगे, तो 6 weeks में कम चल जाएगा according to the guideline. And one thing here मैं clear करना चाहती हूँ, baby came on 3rd day. You see 3rd day. तो 6 weeks हम लोग इधर लिख देंगे या पहले से लिख दिए कि जाइडोबिडिन एंड निबेरिन फॉर 6 weeks, till 6 weeks जैसे लिखा है. I think it should not be till 6 weeks, 6 weeks देना. उसका एज होगा तब 6 weeks 3 days. Mind it, because you have started after 3rd day. They should be from that day to 6 weeks. So not 6 weeks of the age, 6 weeks 3 days of the age. It should be ideal. The last case, I think a newly diagnosed patient on the EVTHS center with 3 months old baby. Again, she came at 3 months. Now, how will you manage? Yes. How will you manage this 3 months old baby? Already quite a common scenario in our setup. We do get patients with history. Today only I got a patient of 10 months. So 3 months baby, what are the things to be done? Mother को तो जो counseling करना है वो करना है, as usual we do. The TLD देना है, care of the nipple of the breast, feeding counseling, protective sex counseling, nutritional counseling, and what other things about the protection and prevention of otherwise. बच्ची को क्या करना है? She has not. She is already the past 3 months, and she has already given. She is giving the breastfeeding. So, anyone? उसको भी ZL देंगे मैडम, ZL और नेवरापिन देंगे 3 महीने का होने के बाद भी. तो फर्स्ट 12 हफ्ते तक देंगे मैडम. ये तो उसको फर्स्ट तो हम 3 months में आया है, तो फर्स्ट हम लोग ब्लड लेंगे, है ना. 3 months का बच्चा है ये. EID कराने के बाद. हाँ. यस. तो EID कराने के बाद नहीं, EID भी करेंगे, एंड उस वक्त हम लोग 3 months का बच्चा है, it should be or must be examined by pediatrician or who experts in taking care of the kids. तो हम देखेंगे बच्चा का ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा है, कोई वो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है कि नहीं, ओसी है कि नहीं, ऑर्गेनोमेगली है कि नहीं, रिकरेंट डायरिया हो रहा है कि नहीं, फीवर है, मींस ऑल द फीचर्स HIV है कि नहीं. 3 months हो चुका है, तो यू हैव टू रूल आउट दिस साइंस एंड सिम्टम HIV. ऑलरेडी क्लिनिकली सपोज उसको लग रहा है HIV है, यू नो देयर इज अ टर्म इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस, है ना. तो इसमें हमको 3 months में आया हुआ है, 6 weeks गुजर चुका है, इसलिए हमको देखना है उसको. अभी कोई साइन, अभी आज जो मेरा आउटडोर में, आज मेरा आउटडोर था, उसमें एक बच्चा आया था. ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट गेनिंग वेट, एंड व्हेन आई सॉ द एक्सरे देयर इज अ फ्लैपी शैडो एंड ऑल. तो मेरे को तो मैंने एम्पिरिकली स्टार्ट करना था, उसको एडमिट किया. I'll rule out the tuberculosis and I will start. So there is some situation where we have to start with the presumptive diagnosis, and simultaneously have to investigate also. तो इसमें जैसे आपने DBS सैंपल तो आपको TNA PCR के लिए भेजना है, लेकिन आपको देखना है उसका साइन सिम्टम्स HIV से मैच कर रहा है कि नहीं. एंड ऑफ कोर्स एज 3 months मींस ऑलरेडी क्रॉस 6 weeks, आपको CPT स्टार्ट करना है. क्लियर? फिर वो आ जाएगा रिपोर्ट, फिर आप इधर इसको तो प्रोफाइलिक्सिस दे रहा है, CPT एंड ऑल. इफ नेगेटिव हो तो प्रोफाइलिक्स कंटिन्यू करना है, पॉजिटिव आपको ट्रीट करना है. तो इसमें आपको देखना है उसका साइन सिम्टम्स क्या है, वो ग्रोथ कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, अदर OI है कि नहीं, OC है कि नहीं, डायरिया है कि नहीं, फीवर है कि नहीं, ऑर्गेनोमेगलीज आर देयर आर नॉट, ये सबको देखना है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट केस 26 years, 30 long back. Now initiated to she was initiated ART in 2015. She became lost, and after 1 year she shifted to her village. So whatever the reason, she didn't take the ART. She is now reported in active labor. तो वो 2015 में एक बार खाई हुई थी TLE. She has now reported in active. अब आई तो एकदम प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम आ गई लेबर में, तो DIL. तो इसमें क्या करना है? Anyone? हाँ, TLD तो देना है, पहले TLD तो देना है, एंड और क्या करना है?
अभी तो डायरेक्ट इन लेबर में आ गया, हम लोग तो कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कुछ काउंसलिंग का टाइम नहीं मिला। सो व्हाट एवर द टाइम अवेलेबल उसमें ही हमको करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप क्या देना चाहते हो, काउंसलिंग और स्पाउस को और गार्जियंस को, केयर गिवर को, फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग में ले लेना है, तो लुक में रखना है आपका काउंसलिंग में। तो रोल ऑफ टीएलडी इमीडिएटली शुरू कर देना है, आपने बहुत सही बताया है डॉक्टर रूपाली, ओके थैंक यू। टीएलडी देना है, केयर निपल एंड ब्रेस्ट feeding counseling, protective techniques and all those advice to be given, adherence emphasize करना है। and जो कि DIL में आई है, दो बच्चा is a anyone, बच्चा is a high risk, है ना? तो लो रिस्क तो नहीं है क्योंकि 36 वीक्स तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, हमारे पास वायरल कुछ भी नहीं है, तो हाई रिस्क में है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट इन द मैनेजमेंट बेबी इन सीरम जाइडो एंड डुअल प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है? आई थिंक इज क्लियर, नो कंफ्यूजन। एंड 12 वीक्स एज मदर्स ऑप्टेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि उस वक्त तो कोई चारा नहीं, मम्मी बोले हाँ मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराऊंगी, तो 12 वीक्स देना। So this is all about the session, and I am very happy that very interactive in the last moment, though it should have been interactive from since beginning, that would have been more better. So thank you. If you have any queries, otherwise we'll. Thank you so much, ma'am. Any queries? Participants can unmute their mic. I tried my best to speak in Hindi. Yes, ma'am. नहीं बहुत अच्छी हिंदी थी मैडम, समझ आ रहा था। Madam, I am Dr. Tripathi from Bhubaneswar IIT Center. Yes, yes. I have got a question. Madam, regarding this pregnancy period, the test, viral load test during 32 to 36 weeks, we are to give. But is there any such guideline that suppose the lady has undergone viral load in the normal course, say for example 7 days back, and it has come TND. That is written in the Even though guideline. we shall conduct or not? No. Within 1 month, if it is there, then we can consider it. That's why the reason is 30 to 36 weeks. हमारे पास 36 वीक्स में एक वायरल लोड होना है, लेकिन 32 वीक्स के बीच में टू 37 होने से that will be considered as the whatever the report, according to that we'll decide high risk or low risk. Ma'am, my question is actually if it is before 32 weeks, but in the last 7 days it has been done and TLD has come, the report has come TLD, TND. So actually, and after that 32 weeks patient enters into 32 weeks. तो आप 36 में करवा सकते हैं, ये पॉसिबल हो, अदरवाइज 7 days there is no such guideline, 1 month के बीच में होना है तो हम लोग को कंसिडर करना, आइडियली अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आपको 36 weeks में करवाना चाहिए। वेदर शी इज ऑन एडहेरेंस क्या है, आपका टीएलडी खा रही है कि नहीं, और ओआई की है कि नहीं, अदर कुछ है ना, वो सब कुछ कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज हमारा प्रायोरिटी इज द किड, है ना? बच्चे, माँ को तो पॉजिटिव हो गया है, हमारा प्रायोरिटी है कि बच्चे को किसी भी हालत में सेव करना है, तो इट इज बेटर टू डू ओवर डू, इट इज बेटर टू हैव अ ओवर इन्वेस्टिगेशन, ओवर ट्रीटमेंट, एवरीथिंग टू गेट, हम लोग को एलिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं, ये हमको कोशिश करनी है। मैडम एक क्वेश्चन था, मैडम एक क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड था, जस्ट अभी जो सर ने पूछा कि 32 वीक्स से स्टार्ट करना है, कंसिडर कर रहे हैं कि उसके बाद से लेके 38 तक आपका कंसिडर कर रहे हैं, 36 तक कंसिडर कर रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि उसके पहले के कितने दिन तक का आप कंसिडर कर लोगे? नहीं, 36 वो 1 month लिखा हुआ, 1 month जो गाइडलाइन है, 1 month बिफोर द 36, सो 32 to 36 हमारा जो गाइडलाइन है, तो उसके पहले होने से अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल यू हैव टू रिपीट। 32 जो है 32 से पहले अगर 1 महीने का भी वायरल लोड रहेगा उसको कंसिडर करना है? 1 महीने तक का करना है ना जी, ठीक, ओके मैम, नहीं थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द किड, बेबी के बारे में कोई पूछना है? एनीथिंग अबाउट द बेबी? वैक्सीनेशन सबको देना है, कोई भी बेबी हाई रिस्क हो या लो रिस्क हो, आपको वैक्सीनेशन देना है। वो जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम दिखाई थी 3 months में जो बच्चा आया था, तो उसका तो आपका 6 weeks वाला वैक्सीन, 8 weeks वाला वैक्सीन, 14 weeks मीन्स 2.5 महीने वाला वैक्सीन तो छूट गया होगा, बिकॉज शी केम एट 3 months, है ना? तो उस बच्चे को आप वैक्सीनेशन क्या करवाएंगे? एनीवन? क्योंकि वो एक माने इम्पोर्टेंट हथियार है हमारा, है ना, वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज, अदरवाइज he or she will be die of diarrhea, that diphtheria, but what not any other vaccine preventable disease.
तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे? 3 महीने में आया है, आई सेड लुक फॉर द HIV, यू सेड CPT, ठीक है, दे दिए, लेकिन वैक्सीन का क्या करेंगे? ऑलरेडी मदर इज गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग. Anyone? Any answer? Madam, except live attenuated vaccines, we can give all other vaccines. तो वो तो मिस कर गया है. इसमें कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो प्राइमरी वैक्सीनेशन में है? पेंटावेलेंट, दैट मींस आप दे सकते हैं, IPV आप दे सकते हैं, PCV आप दे सकते हैं. आपका प्रॉब्लम है ओरल पोलियो एंड रोटावायरल, है ना? तो BCG, हाँ. BCG, यस, BCG, ओरल पोलियो, रोटावायरल. ओरल पोलियो रोटावायरल ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कि गट इम्यूनिटी करता है, वो तो सिस्टमिक इम्यूनिटी करता नहीं है, ओरल दे रहे हैं. प्रॉब्लम है BCG का. आप BCG I देंगे. think if the child is asymptomatic, we can give also live attenuated vaccines. Yes, that's why I'm coming. I wanted to listen from you. Yes, very good. Thank you. यदि बच्चा आपको एग्जामिनेशन करना है, if baby is growing well, developmentally normal, no organomegaly, no ये आपका OC, oral conditions नहीं है, क्योंकि we know persistent of oral conditions beyond 6 weeks, we say it's maybe stage 2 है ना, तो हम stage 3 है ना, तो हमको देखना है ये सब है कि नहीं है, क्लिनिकली नहीं है, तो आप एंड अफकोर्स आपको जिस दिन आया आप पॉजिटिव, आप तो DBS भेज ही चुके हैं टेस्ट के लिए, and baby is clinically healthy and normal, you can give it. And if it is clinically sick, you wait for the diagnosis, wait for the CD4. There's no harm because you have already waited for 3 months. Give the killed vaccines, wait for the live. Madam, one more question. If the mother is syphilis positive and she is sensitive to penicillin, yes, what should you give? Yeah. And for what duration? Actually, I won't be able to say exactly, but I know where in case of ceftriaxone, we give macrolide group of drugs. That is erythromycin. And if injectable, then we give the ceftriaxone. We don't have it, but it is the only drug which is sensitive to syphilis. So this is in the book says, if you say the according book, in the written book, it is written desensitize and give penicillin. Desensitize and give penicillin, but you have to give the penicillin. You have to admit the mother, desensitize with giving a steroid and whatever the way, and give penicillin. That is the thing. Can you throw some light on syphilis prophylaxis in baby, exposed baby, syphilis exposed baby? Yes. So when you give what is the dose and what is the type of medication? Okay, that is the if it's a syphilis is there in the mother and baby is having RPR test 4-fold rise of titer from the mother, they have to treat it. But if suppose mother is treated and babies are symptomatic, then only you can give this as a prophylaxis. You don't have to give the curative treatment. And that is prophylaxis also 50 mg per kg penicillin, crystalline penicillin or penicillin you have to give for 1 week. But if it's more than 4 weeks, bacha, more than 4 weeks, then you have, and if baby comes late, देर से आई 4 weeks के बाद 1 महीने के बाद आया तो आपको न्यूरोसिफिलिस cannot rule out न्यूरोसिफिलिस. उस कंडीशन में you have to treat for 14 to 21 days and that 50,000 crystalline penicillin, benzyl penicillin or crystalline penicillin, whatever you say, per kg body weight for 6 hours. 4 times. That 50,000 units is benzathine penicillin or benzyl penicillin? Benzyl penicillin. Benzathine penicillin is the 2.4 mega unit. That is different. No, for baby. 50,000 crystalline penicillin. We did. Benzyl penicillin. Once to be given or it is no, how many times per day? Benzyl penicillin for after 4 months, you cannot rule out neurosyphilis. There you have to give 4 times, means 6 hourly. Before, after birth, it comes and you don't have, you have a titer which is 4-fold rise. As said, if suppose 4-fold, not 4-fold rise, it is low, 4-fold, less than 4-fold, and baby is not having symptoms, but mother was not treated, or you don't have any document that mother was treated. You have to give the prophylaxis that is only 7 days and 8 hourly. That is 8 hourly for 7 days. But if after 4 weeks, you have to treat the neurosyphilis for 6 hourly, means 4 times for 14 days. In newborn.
Okay. Right. Thank And you. of course, you see the features. Preterm hai ki nahi, low birth hai ki nahi, snuffles hai ki nahi, wo nasal septum वो destroy कर देता है, वो है कि नहीं, Hutchinson teeth है कि नहीं, Clayton's joint होता है. Stigmata of congenital Yes, syphilis. yes, Okay. very good. You have to see the stigmata of congenital syphilis. There may be osteochondritis, there may be Clayton's joint, there may be hepatosplenomegaly. Especially what we get commonly हम लोग को जो मिलता है vesicopapular rash on the palms and soles. So one of the DD must be syphilis. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Any other questions? No. Okay, Thank you I so think much, no. ma'am. Okay. So we Sorry, finish this here. was a long Thank you. session. Thank you so much. Thank you to all the participants for your active participation. This Yes. is the whole point in conducting these sessions. Just one request to all those participants who are here now. Please pass on the RDLS invite, the RDLS email on WhatsApp to all the WhatsApp group of the ARTC staff. There are different groups of counselors, data managers, ART medical officers. Please make a point to pass on the message on WhatsApp group. Even the Zoom link, just if you copy paste the Zoom link is also enough for us. Thank you to everyone. We'll conclude the session now. Thank you. I will stop sharing. Huh? Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much.